एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस डेरिवेशन सीरीज। और इस सीरीज में हम लोगों ने धीरे धीरे करके सारे अप्रोक्सीमेटली काफी मेजर चैप्टर्स के हमने डेरिवेशंस कवर कर लिए। रे ऑप्टिक्स हमारा हो चुका, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर अल्टरनेटिंग करंट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें तो खैर कोई डेरिवेशन नहीं है। फिर चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस तरीके से चैप्टर 9 से बैक साइड में मूव करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 2 के डेरिवेशंस हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ऑब्वियसली यार काफी सारे डेरिवेशंस हैं इस चैप्टर के अंदर, देख सकते हो सब डेरिवेशंस के नाम लिखे हैं, इतने सारे डेरिवेशंस हैं तो एक सेशन में तो नहीं हो पाएंगे। तो मैं इसके दो सेशन तुम लोगों को दूंगा। एक सेशन में हम जितने भी पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशन है वो करेंगे हम लोग, ये सारे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशन है। इसके बाद की जो डेरिवेशन है वो है कैपेसिटेंस के रिलेटेड, कैपेसिटेंस के करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और इस सेशन में करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक है, फिर चैप्टर 1 करेंगे, उसके बाद मूव ऑन करेंगे टर्म 2 पर। चलो स्टार्ट करें पहले से। सबसे फर्स्ट डेरिवेशन हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से तुमसे पूछा जाए, इसका डेरिवेशन पूछा जाए तो क्या करोगे? तो देखो पहले तो यार एक बार क्या बोलते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला जान लो। पोटेंशियल का फॉर्मूला हालांकि सबको पता होगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कितना वर्क डन करना पड़ा, कितने टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए, टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए जितना भी वर्क डन करना पड़ा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जिसकी वजह से पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, ये हमारा एक चार्ज रखा है, इसकी वजह से आप आसपास इसके पोटेंशियल जनरेट हुआ, इसको नाम क्या देंगे हम लोग? सोर्स चार्ज। और एक ऐसा चार्ज जो तुम टेस्टिंग के लिए लेकर के आ रहे हो, ये चेक करने के लिए कि वहां पोटेंशियल प्रेजेंट है और अगर है तो कितना है, उस टेस्टिंग वाले चार्ज को बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। ठीक है, सिंपल एकदम, ये नाम में क्लियर हो रहा है। सोर्स चार्ज यानी कि वो सोर्स है पोटेंशियल का या इलेक्ट्रिक फील्ड का। टेस्ट चार्ज, इसको हम टेस्ट करने के लिए लेकर के आए कि वहां पर कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल का सिंपल सी डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, चलो इतनी बात को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन करने से पहले इसका जो डायग्राम है उसको काफी अच्छे से समझ लिया जाए। ठीक है, हमारे पास एक टेस्ट चार्ज था, सॉरी हमारे पास एक सोर्स चार्ज है क्यू, और मैं जानना चाहता हूं इसकी वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट, ये कोई रैंडम पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, और मैं जानना चाहता हूं कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो। तुम लोग कैसे करोगे? तो तुम बोलोगे टेस्ट चार्ज लेकर के आओ। टेस्ट चार्ज कहाँ पे रखा है? मान के चल लेते हैं टेस्ट चार्ज है इन्फानाइट, तो कहीं भी हो सकता है, हम एक रेफरेंस मान के चल रहे हैं इन्फानाइट। ठीक है, तो इन्फानाइट से हम एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आए और लाकर हमने उसको इस पॉइंट पे रख दिया। अब इन्फानाइट से यहाँ तक लाने में जितना भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसी को बोल देंगे हम लोग पोटेंशियल। यही तो है पोटेंशियल की डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, मैं इन्फानाइट से यहाँ तक ला रहा हूँ, जितना वर्क डन करना पड़ा वही पोटेंशियल है। ठीक है, अब यार इन्फानाइट से यहाँ तक लेके आए हम लोग, तो वर्क डन निकालना तो लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। मैं मान के चल रहा हूँ हमारा जो टेस्ट चार्ज है, ये सारी चीजें लैंग्वेज में लिख देना। ठीक है, हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर टेस्ट चार्ज हमारा पॉइंट ई से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज हमारा क्यू नॉट था और वो ऐसे मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस, डी एक्स डिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी जो मैं बातें बता रहा हूँ ये अपनी लैंग्वेज में खुद से लिख देना, बाकी मैं क्या बोलते हैं कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक को पिन कर दूंगा, उसमें तुम्हें सारे डेरिवेशंस एकदम प्रॉपर तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। हमारे इन सेशंस का ऑब्जेक्टिव है हम डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से डिटेल में समझ पाए। ठीक है, एटलीस्ट उसमें करना क्या है, चल क्या रहा है, एटलीस्ट तुम इतना समझ पाए। बाकी जो लिखने का पोर्शन है वो तो तुम फ्रेंड से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कमेंट्स में कोशिश करूंगा लिंक को पिन कर दूं, ड्राइव लिंक, तो वहां पे तुम्हें सारे डेरिवेशंस एक साथ मिल जाएंगे। ठीक, चलो। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ से है यहाँ लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा?
याद है हमें तो भाई वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है? वर्क डन का फॉर्मूला बताओ। फोर्स इंटू वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डॉट हटाओगे तो क्या लग जाएगा? कॉस। एंगल कितना है दोनों के बीच में? 180। कैसे 180? देखो, ये जो क्यू था, इस क्यू पे किधर फोर्स लगाएगा? आगे। ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये तो इसको रिपेल करेगा आगे, जबकि हम तो इसको जबरदस्ती लेफ्ट साइड में लेकर के आए। रिपेल कर रहा है आगे, लेकिन मूव कर रहा था ये लेफ्ट में, हमारी वजह से हम इसको जबरदस्ती लेफ्ट में लेकर के आए। सीधी सी बात है, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल कितना हो जाएगा? 180। हमने लिख दिया 180। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स। फोर्स कितना लगेगा? इनके बीच में कुछ डिस्टेंस मान लो, अभी तो चार्ज यहाँ पे है ना, ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हमने मान लिया एक्स। तो फोर्स का फॉर्मूला लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में एक्स का स्क्वायर। तो ये तो आ चुका हमारा स्मॉल वर्क डन, चार्ज को dx डिस्टेंस मूव करने के लिए। अब हमें टोटल वर्क डन चाहिए। टोटल वर्क डन कहां से कहां तक चाहिए? इनफाइनाइट से चार्ज को इस पॉइंट तक, r तक लाने के लिए कितना वर्क डन हमें करना पड़ा? ठीक है, इनफाइनाइट से r तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? दोनों तरफ कराएंगे हम लोग इंटीग्रेशन। ध्यान से समझते चलना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, डेरिवेशंस के ही कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझ लोगे ना, तो इससे तुम्हें न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जनरली बच्चे डेरिवेशन को एकदम रटने के मूड से करते हैं, ठीक है, कि इसको रट लेते हैं तो हो जाएगा, तो रट सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यार उससे फिर तुम्हें न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगी। अगर चाहते हो कि न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ना आए, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो, इसका जो इंटीग्रेशन है वो तो डब्ल्यू हो जाएगा, और ये हमने इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, कहां से कहां तक किया? इनफाइनाइट से आर तक, और ये जो माइनस था उसको मैंने लिख दिया। इतना क्लियर? सारी चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को लिख दो बाहर, इसको छोड़कर 1/x² को छोड़कर। x कांस्टेंट थोड़ी है, हम कंटिन्यूअसली मूव करते जा रहे हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट थोड़ी होगी। ठीक है, 1/x², 1/x² का इंटीग्रेशन बताओ कितना होता है? 1/x² का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 में x। ठीक है, जिसको नहीं पता इंटीग्रेशन, मैं इधर साइड में कर देता हूँ। देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, x⁻²। ठीक है, इंटीग्रेशन का रूल क्या है? पावर में 1 ऐड करो और उसी को नीचे लिख दो, ये हो जाएगा x⁻−1 और -1। माइनस को नीचे लिखो या ऊपर लिखो, बात सेम रहेगी। ठीक है, तो x इनवर्स होता है 1/, डायरेक्ट याद कर लेना, 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस के 1/x। ठीक है, लिमिट्स को पुट करें, बिल्कुल पुट की जाए। पहले x की जगह पर अपर लिमिट माइनस के 1/r, माइनस, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट माइनस के 1/∞। ठीक है, ऐसे करके हो ना, इस पूरे में अपर लिमिट लिखो, लिख दिया हमने, फिर माइनस हम अपनी तरफ से लगाते हैं, फिर इस पूरे में लोअर लिमिट लिखो, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो 1/∞ कितना होता है? 0। इसको तो हटा दो, ये माइनस और ये आगे वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आंसर आ जाएगा हमारा ये। पर यार एक बार हमें अगर वर्क डन मिल चुका, पोटेंशियल निकालना कौन सी बड़ी बात है? पोटेंशियल मतलब ये होता है ना, W/Q0। इस Q0 को जरा लेफ्ट में ले आओ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो W/Q0, सी को तो तुमने पोटेंशियल बोला था स्टार्टिंग में। ठीक है, बस ये आ चुका हमारा पोटेंशियल किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, सिंपल एकदम। चलो, दूसरे डेरिवेशन पे आते हैं हम लोग। दूसरा था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, पहला हेडिंग डालो एक्सियल पॉइंट। तो यार ये तुम लोगों ने चैप्टर 1 में भी किए होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो हम चैप्टर 1 में भी करते थे। हालांकि अभी मैंने कराई नहीं है चैप्टर 1 की डेरिवेशन तुम्हें। ठीक है, बट जब करेंगे ना तो सिमिलर एकदम पैटर्न तुम्हें ऑब्जर्व आएगा, ऑब्जर्व क्या बोलते हैं,
सिमिलर पैटर्न तुम लोग को दिख जाएगा। चलो, ये एक डाइपोल है, ठीक है, हमारे पास एक डाइपोल है। मैं चाहता हूं मैं उसके एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट क्या है, इस एक्सिस पर कोई भी पॉइंट उसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। मैं चाहता हूं कि मैं इस एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करूं। कैसे फाइंड करेंगे, तो बड़ा सिंपल तरीका है, इसकी वजह से फाइंड करो, इसकी वजह से फाइंड करो, दोनों को ऐड कर दो, खत्म। ठीक है, कुछ डिस्टेंसेस को मान लिया जाए यहाँ पे, ये डिस्टेंस को मानता हूँ ए, ये भी ए हो जाएगी क्योंकि ओ क्या था, मिड पॉइंट, ये डिस्टेंस क्या है, आर। ठीक है, पोटेंशियल अगर मुझे निकालना हो पॉजिटिव क्यू की वजह से, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, आंसर फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में डिस्टेंस, प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस कितना है, नोटिस करो, तो तुम बोलोगे आर प्लस ए, ये तो डिस्टेंस है ए और ये आर, ठीक है, इसको लिख दो आर प्लस ए, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं पूछूं पोटेंशियल बताओ माइनस क्यू की वजह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, ये प्लस माइनस का ध्यान रखना, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें चार्जेस का साइन भी कंसीडर हो, ठीक है, जब भी फॉर्मूले में करोगे तो चार्ज को साइन के साथ करोगे, प्लस का क्यू है या माइनस का क्यू। अब जरा माइनस के क्यू चार्जेस है, इस पॉइंट की डिस्टेंस देखो कितना है, ये पूरा था आर, ये था ए, आर में से ए हटा दो, यही तो बच जाएगा, कितना बचा, आर माइनस ए, ये हो चुका हमारा इक्वेशन नंबर। अब अगर मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए, नेट पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, सिंपल, ऐड कर दो इन दोनों को, कर देते हैं जी ऐड, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए, प्लस ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का क्यू अपॉन आर माइनस ए, ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये तो आ चुका दोनों में से कॉमन, इतना पोर्शन तो दोनों में से कॉमन आ चुका, बाकी जो बचा लिख दो, 1/r प्लस ए, यहाँ माइनस बचेगा 1/r माइनस ए, ठीक है, आर प्लस ए और आर माइनस ए, इसको अगर मैं एलसीएम लूं, किसी को कोई प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, तो लिख दें इसको आर प्लस ए और आर माइनस ए, ठीक है, तो यहाँ बचेगा आर माइनस ए, यहाँ बचेगा आर माइनस ए, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा माइनस का 2a, ठीक है, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए आर माइनस ए, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी का तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यू इंटू टू ए, तो क्यू इंटू टू ए क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, इससे डिनोट करते हो पी से, ठीक है, जिसको ये बातें नहीं पता साइड से लिखते चलना, पी मतलब डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट मोमेंट जो होता है वो होता है क्यू इंटू टू ए, ठीक है, बस ये हमारा पोटेंशियल फॉर्मूला आ चुका है। यार यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस का साइन आ सकता है, जिसका पोटेंशियल डोमिनेट करेगा उसका साइन आ जाएगा, नोटिस करो ना यहाँ पे, देखो ये पॉइंट पी जो है इस माइनस के काफी पास है, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव पोटेंशियल डोमिनेट करेगा, ठीक है, पॉजिटिव वाला तो काफी दूर है, अगर तुम इसको उल्टा करना चाहते हो कर सकते हो, इसको प्लस कर दो इसको माइनस कर दो, ठीक है, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, तुम कैसा भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों से आंसर हमारा ठीक आएगा। आपको समझ आया ये, सिर्फ बेसिक सी कुछ कैलकुलेशन है, इनको ध्यान रखना, और ये पी फॉर्मूला साइड में लिख देना, पी इक्वल्स टू क्यू इंटू टू, ठीक है। आओ जरा दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट, अगर मैं तुमसे पूछूं इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, डिफाइन करो, तुम बोलोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो भी पॉइंट होगा उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, ये क्या बोल दिया, सुनो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो पता है ना सबको, सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन, सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, कहीं पर भी हो, मान लिया मैं ये पॉइंट मान रहा हूँ, इसी पॉइंट को नाम हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। चलो सेंटर से डिस्टेंस मान लेते हैं इसकी कितना, सेंटर से डिस्टेंस मानते हैं इसकी आर, ये डिस्टेंस वापस से ए, ये डिस्टेंस वापस से ए, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसको कर देते हैं, कितना हो जाएगी डिस्टेंस पाइथागोरस से, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी पाइथागोरस से, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है,
क्राइटेरिया हमारा सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए, हम क्या करेंगे, पहले इसकी वजह से फाइंड करो, फिर इसकी वजह से फाइंड करो, फिर दोनों को ऐड करो। ठीक है, पोटेंशियल चाहिए प्लस क्यू की वजह से कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में डिस्टेंस। ये समझ आया सबको? ठीक है, तो क्यू प्लस का क्यू था, डिस्टेंस हमारी ये थी √r² प्लस a² माइनस क्यू, यार इसकी वजह से भी तो डिस्टेंस सेम है। ठीक है, डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो रही है दोनों चार्जेस से। डिस्टेंस कौन सी लेनी होती है, ध्यान रखना, चार्ज और पॉइंट के बीच की। ये रहा चार्ज, ये रहा पॉइंट, इनके बीच की डिस्टेंस एकदम सेम है दोनों तरफ से। बट ये प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है, हमने लिख दिया ये प्लस का क्यू है और ये माइनस का क्यू है। तो क्या ये दोनों सेम नहीं बन गए, बस ये प्लस का है ये माइनस का है। तो अगर ये दोनों सेम बन गए और एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा, सोच के बताओ, जीरो। कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं, एक प्लस का एक माइनस का दोनों इक्वल है, तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, इससे कोई डेरिवेशन नहीं आएगा कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। एक्सियल पॉइंट हो चुका, इक्वेटोरियल पॉइंट हो चुका। तीसरा, एट एनी पॉइंट, रैंडम पॉइंट कोई भी। ठीक है, आर कॉमा थीटा, आर कॉमा थीटा का मतलब पॉइंट के बारे में हमें दो इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, एक तो आर और एक थीटा। आर यानी कि सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, आर हम लोग तब से सेंटर से ही तो मान के चल रहे हैं डिस्टेंस। देखो, हमसे पूछा जाएगा कि आर है 3 सेंटीमीटर और थीटा है 40 डिग्री, बताओ पॉइंट कहाँ पे होगा। तो तुम क्या करोगे, तुम सेंटर पे जाओ, ओरिजिन पे जाओ, सेंटर पे जाओ। सेंटर पे जाने के बाद 3 सेंटीमीटर चलो, किस तरफ चलना है, 3 सेंटीमीटर 40 डिग्री पर, ये 40 डिग्री। ठीक है, ये चले हम 3 सेंटीमीटर, हम यहाँ पहुंच गए, यानी इस पॉइंट की बात चल रही है। बात समझ आए, पॉइंट का मतलब ये आर थीटा कैसे है, तो सेंटर से कितना डिस्टेंस चलना है, कितने एंगल पे चलना है, उससे पता चल जाएगा हमें पॉइंट। तो मान लिया हमारे पास आर डिस्टेंस है और थीटा एंगल है, तो चेक कर लेते हैं क्या होगा। ठीक है, ये कोई पॉइंट है रैंडम, ज्यादा टेढ़ा बन जाए, कहीं भी बना सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें तो रैंडम पॉइंट लेना है। ये डिस्टेंस क्या हो चुकी, आर, ये एंगल क्या हो चुका, थीटा। ठीक है, थोड़ी सी हमें जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन ये। ठीक है, इसको मान लो R1 और इसको मान लो R2। ये है R1, ये है R। ठीक है, चलो, क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, क्या करोगे, या प्रोसेस फिर से सेम रहेगा हमारा, चेंज थोड़ी होगा। इसकी वजह से फाइंड करो, फिर इसकी वजह से फाइंड करो, फिर दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R2। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का क्यू अपॉन में R। ऐसे लिखोगे ना, माइनस का क्यू जो था R1 पर था, प्लस का क्यू जो था R2 पर था। ठीक है, पोटेंशियल निकाल दिया हमने दोनों। या नेट पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करोगे, नेट पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों को कर देंगे हम आंख खोल करके ऐड। ठीक है, हमने आंख खोल करके इसको ऐड कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का क्यू अपॉन R1। कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ से, बिल्कुल दिख रहा है जी कॉमन हमें, क्या, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया यार, इंटेलिजेंट लोग हो तुम। ठीक है, कितना बचेगा, एलसीएम लेना आता है सबको, हाँ जी सर कैसी बात कर रहे हो, चलो बढ़िया, एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम लिया हमने इसका, R1 R2। ठीक है, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा R1 माइनस का R2। ये आ चुका हमारा पोटेंशियल। सारी कमी जो है वो है R1 और R2 की। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन ही नहीं होगा R1 R2, हमें तो R और थीटा गिवन होगा, जबकि तुमने जो फॉर्मूला निकाला R1 R2 के हिसाब से निकाला। ऑब्वियस सी बात है, चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले को चेंज कैसे करेंगे, R1 माइनस R2, ध्यान से सुनना, फिगर से समझा रहा हूँ। R1 माइनस R2, ये है R1 और ये है R2। R1 माइनस R2, ये डिस्टेंस कौन सी होगी, जरा गौर से देखना। अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालू,
अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दूं इस तरीके से, ठीक है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी R1 माइनस R2? नहीं सर, हमें तो नहीं लगता। बड़े बदतमीज हो भाई। देखो ध्यान से देखो, ये पूरी R1 है और ये R2 है। मैं ऐसे बोल दूं, अगर ये R2 है, ये भी तो R2 होगी, सेम ही तो है दोनों तरफ से, सिमेट्रिक एकदम, ठीक है। ये है R2, ये है R1, R1 में से R2 को हटा दो, यही तो बचेगा R1 माइनस R2। उनका सबको, चलो अच्छी बात है, समझ आया। इन पॉइंट्स का कुछ नाम दे दें, ए, बी और सी, ठीक है। इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जरा कॉस थीटा लगाओ। यहाँ लिख देता हूँ साइड में, साइड में क्या नीचे लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉस थीटा इक्वल्स टू, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस तो होती है 90 डिग्री के सामने वाली, हाइपोटेनस किसको बोलते हो, 90 डिग्री के जो सामने हो, 90 डिग्री के सामने ये है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना होती है, 2a, ये तो मानते आ रहे हो तुम, a और a यानी कि 2a। बेस कौन सा होता है, बेस ये रहा जो एंगल की तरफ होता है, यार एंगल तो था नहीं इस पूरे ट्राइंगल में भाई, ये थीटा अप्रोक्सीमेटली इस थीटा के इक्वल होगा, एग्जैक्टली तो नहीं, ठीक है। एग्जैक्टली तो तब होता है जब ये दोनों एकदम पैरेलल होते हैं। इमेजिन करो, सुनो 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 सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक बात लिख देना, इफ पॉइंट P is far away from O, इमेजिन करो ये जो पॉइंट P है वो O से काफी ज्यादा दूर है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये थीटा वाला तुम्हें कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, एक केस तो मेरे पास ये था, पॉइंट P यहाँ पर है, तुम बोलोगे ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, बिल्कुल नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, चश्मा लगा के भी लाइन पैरेलल कहाँ से दिख रही है, चलो भाई मान लिया नहीं है पैरेलल, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर कर दूं, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ बना दूं, ठीक है, इन दोनों को मिलाओ, क्या ये अभी भी पैरेलल है, अभी भी पैरेलल नहीं है। लेकिन यार इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये पैरेलल की तरफ को टेंड करने की कोशिश कर रही है, ये देखो यहीं पे मिल गया, ये थोड़ा सा दूर जा करके मिला, ठीक है। पॉइंट को और ऊपर ले जाओ, यहाँ ले जाओ पॉइंट को, अब जरा देखो ये थोड़ा और दूर जा करके मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट को और ऊपर ले जाओ, ये थोड़ा और दूर जा करके मिलेगा। इमेजिन मैं इस पॉइंट को इन्फानाइट पे ले गया, इमेजिन मैं इस पॉइंट को इन्फानाइट पे ले गया, बताओगे ये दोनों लाइन कहाँ मिलेंगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तुम बोलोगे इन्फानाइट पे जा करके मिलेंगी, तो पैरेलल नहीं दिख गई फिर ये, समझ आया नहीं ये चीज। अगर मैं इस पॉइंट पी को इन्फानाइट पर मान लूं, ठीक है, इस लाइन को और इस लाइन को उस पी पॉइंट से जोड़ने के लिए तुम्हें इन्फानाइट तक जाना होगा, यानी सीधा सीधा चलते रहोगे, कहीं जाकर के आपस में लाइन फिर मिल जाएंगी इन्फानाइट पर जाकर। फिलहाल हमें तो यहाँ पे कैसी नजर आ रही है, ये क्या बोलते हैं, पैरेलल, ठीक है। तो दो लाइन जब भी इन्फानाइट पर जाकर के मिले, इसका मतलब होता है वो दोनों लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल, ठीक है। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अगर ये थीटा, ये एंगल कौन सा होगा, वो भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इसी को तो बोलते हो। अगर ये थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, ठीक है। तो इसलिए मैंने लगा दिया इसमें cos थीटा, बेस कितना है R1 माइनस R2 और हाइपोटेनस कितना है 2a, बेस ये रहा और हाइपोटेनस ये रहा, ठीक है। बेस था R1 माइनस R2 और हाइपोटेनस है हमारा 2a, तो यहाँ से तुम्हें R1 माइनस R2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, R1 और R2 का अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन करना हो, R1 और R2 का मल्टीप्लीकेशन करना हो, तो अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। देखो ना, पॉइंट P अगर इन्फानाइट पे है तो तीनों लाइटें पैरेलल हो गई, ठीक है, तीनों लाइटें अगर पैरेलल हो गई तो जो ये वाली डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है, वही ये डिस्टेंस है, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली बोल रहा मैं, अप्रोक्सीमेटली। पर इन्फानाइट के सामने तुम छोटी मोटी डिस्टेंस को अगर हटा भी दोगे क्या ही फर्क पड़ जाएगा उस पर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, अप्रोक्सीमेटली ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर, R1 R2 तीनों हो जाएंगे बराबर। मैंने लिख दिया अप्रोक्सीमेटली R1 और R2 बराबर है, यानी कि ये भी R और ये भी R, और R कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है।
इतनी बात अगर तुम्हें समझ आई तो इसको देख लो, R1 माइनस R2, इसकी जगह क्या पुट करोगे, 2a cos थीटा, ठीक है। R1 इंटू R2, इसकी जगह क्या पुट करोगे नीचे, R2 स्क्वायर। तो Q इंटू 2a, Q इंटू 2a कितना बना, P, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो चुका पोटेंशियल का किसी भी जनरल पॉइंट। आई होप ये आपको समझ आया होगा काफी अच्छे से, बस ये अप्रोक्सीमेशन वाली बात को थोड़ा सा ध्यान, ठीक है। इसका एक और मेथड होता है बट यार वो काफी शॉर्ट है, वो 2 लाइन में उससे आंसर आ जाता है, तो उसको हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे डेरिवेशन लिखते टाइम, ठीक है। मैं तुम्हें किसी और सेशन में बता दूंगा उस मेथड को भी। वो इतना छोटा मेथड है कि लिखने का कोई उसको फायदा नहीं है, 2-3 लाइन में सीधा आंसर आप मिल जाता है उससे, ठीक है। चलो, ये हो चुका हमारा थर्ड डेरिवेशन, सॉरी सेकंड डेरिवेशन। फर्स्ट हो चुका है, ये हो चुका, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ई और वी के बीच का रिलेशन देखो। चलो देखो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। काफी ध्यान से देखना, काफी सिंपल सा डेरिवेशन है एकदम, और इसका बस छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि इसमें करना क्या है। पहले मैं इसकी तुम्हें फिगर बता देता हूँ कैसे बनानी है, एक बार फिगर बन जाए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फिर उसको डेरिवेशन को एक्सटेंड हम लोग कर ही लेंगे, इतना इंटेलिजेंट तो यार हम हो चुके हैं। तो देखो पोटेंशियल की बात चल रही है तो चार्ज तो होगा होगा, बिल्कुल, ये बना दिया हमने चार्ज। पोटेंशियल किसी पॉइंट पे ही फाइंड करना होगा हमें, बिल्कुल ये बना दिया हमने पॉइंट। अब हमसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे हमने क्या कंसीडर किया, एक टेस्ट चार्ज, ठीक है। उसको टेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को या पोटेंशियल को हमने यहाँ पर रखा एक टेस्ट चार्ज। तो इमेजिन करो कि इस टेस्ट चार्ज को हम थोड़ा सा पास में लेकर के आ गए, कितना पास, बस यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया उठा के, ठीक है, ऐसे इसको पास में लेकर के आए हम लोग। इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी। अब मुझे पहले तो ये बताओ सोचकर, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों में से पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा, किस चार्ज की वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और क्यों, इसका क्या बोलते हैं, इसका रीजन सोचो कि किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और क्यों होगा। तुम बोलोगे सिंपल के V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, जिसके लिए आर ज्यादा उसके लिए पोटेंशियल कम, ठीक है। तो इसका आर ज्यादा है ए पॉइंट का, इसका आर कम है, आर मतलब डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस ज्यादा इसकी डिस्टेंस कम, ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है ऑब्वियस सी बात है कम होगा। फिर बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, मैं थोड़ा सा ज्यादा मान रहा हूँ, सिर्फ डीवी, ठीक है। इसका पोटेंशियल भी, इसका पोटेंशियल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हो गया प्लस में डीवी। ये डिस्टेंस कितना कवर की इसने, डी आर या डी एक्स जो तुम मानना चाहो, ये रहा। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए मुझे कुछ वर्क डन की जरूरत पड़ेगी, और वर्क डन की जरूरत पड़ेगी तो वर्क डन मैं दो तरीके से फाइंड करूंगा और इक्वल करके आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट इसका सिंपल है, वर्क डन हम दो मेथड से फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वल डालेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, पहले मैं वर्क डन फाइंड कर रहा हूँ ना, नॉर्मल तरीके से जैसे हम लोग करते हैं बचपन से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट हटाओगे क्या लग जाएगा, कॉस, एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में, 180। 180 क्यों होगा, ये हम दो देख चुके पिछले कुछ डेरिवेशंस में, फिर से सुन लो, क्योंकि ये जो प्लस का चार्ज है इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करने की कोशिश करेगा, और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, दोनों के बीच का एंगल कितना देखा, 180। सिंपल सा लॉजिक, एंगल 180 का। फोर्स को क्या लिख सकते हो, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसने भी चैप्टर 1 नहीं पढ़ा या पढ़ लिया होगा चैप्टर 1 तक, ठीक है। सुनो, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशनशिप को रटा होगा अच्छे से, फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे हमारा वर्क डन, इसको बना ले क्वेश्चन 1। क्या एक और वर्क डन फाइंड कर सकते हो पोटेंशियल की हेल्प से, बिल्कुल कर सकते हैं फाइंड, कैसे देखो, वर्क डन इक्वल्स टू, जैसे बोलो पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और एक्चुअल में पोटेंशियल नहीं होता, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हमेशा ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है, वी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि सिर्फ पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस या तो वी से डिनोट करो या डेल्टा वी से, मर्जी तुम्हारी है। मैं इसमें डेल्टा वी से डिनोट कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ए पॉइंट का पोटेंशियल मैं ऑलरेडी वी कंसीडर कर चुका, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे दिखाना होगा मुझे, डेल्टा वी से। मुझे बताओ
ए और बी इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तुम बोलोगे इसका पोटेंशियल बी और इसका है बी प्लस डीबी। जब इनका डिफरेंस करेंगे यानी इनको माइनस करेंगे कितना बचेगा? सिर्फ डीबी बचेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सिर्फ डीबी। लिख दें इसको? बिल्कुल लिख दो। वर्क डन कितना है? छोटा सा डिस्टेंस कवर की है ए से बी तक, अगर पोटेंशियल डिफरेंस छोटा सा है ऑब्वियस सी बात है वर्क डन भी बहुत छोटा होगा, उसको मान लो डी डब्ल्यू। तो यहाँ से डी डब्ल्यू मिल जाएगा तुम लोग को, क्यू नॉट इंटू डी वी। इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन वन की हेल्प से भी तुमने वर्क डन फाइंड किया, इक्वेशन टू की हेल्प से भी वर्क डन फाइंड किया, तो क्या इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए? बिल्कुल कर दिया जाए। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू माइनस का क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर इक्वल्स क्यू नॉट इंटू डी वी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ई और वी में रिलेशन क्या आ चुका? माइनस डी वी अपॉन डी आर। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और यहां से कंक्लूजन पूछा जाएगा तुमसे कि इस डेरिवेशन से या इस फॉर्मूले से दो कंक्लूजन बताओ क्या हो सकते हैं। पहला कंक्लूजन, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड मतलब साइन के बिना देखो, साइन के बिना देखोगे क्या नजर आएगा तुम्हें? डीवी अपॉन डी आर। और डीवी अपॉन डी आर इस पूरी टर्म का नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। कितना पोटेंशियल चेंज होगा पर यूनिट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चलने से कितना पोटेंशियल चेंज होगा, इस पूरी क्वांटिटी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहली चीज तो मुझे यहाँ से ये दिखी। दूसरी चीज, एक नेगेटिव साइन भी है, वो भी तो किसी रीजन से लगा होगा। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेगेटिव साइन इंडिकेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। इस डिक्रीज होने को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस का साइन। फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। अगर मुझसे पूछा जाए ए और बी में किसका पोटेंशियल कम, तो मेरा आंसर होगा बी। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा कम होता है। बात समझ आई? तो बस, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is such that the potential decreases in that direction। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा? डिक्रीज। तो यहां से निकले इसके दो कंक्लूजन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन में तो खैर मैटर नहीं करते, लिख देना, बट फिर भी कहे जा रहा है। बट ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा कौन सा, थर्ड या फोर्थ डेरिवेशन जो भी है ये। देखो कौन सा बचा, ये सब कर चुके हम लोग कवर। पोटेंशियल, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, जनरल पॉइंट, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। तो ये तीन और करते हैं, फिर इस सेशन को एंड कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये सिर्फ ये पोटेंशियल वाला जो पार्ट है फिर इस सेशन में कवर हो जाएगा। बाकी जो हमारा कैपेसिटेंस वाला पार्ट है इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। तो दोनों तुम्हारे हो जाएंगे, सारे पोटेंशियल वाला एक तरफ मिल जाएगा तुम्हें, कैपेसिटेंस वाला एक। चलो आ जाते हैं इस पे, पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री चार्जेस को यहीं से कॉपी कर लेते हैं, हम थोड़ा आलसी लोग हैं तो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री चार्जेस, काफी ध्यान से सुनना। पहला, मैं कुछ एजम्पशन मान रहा हूँ, ठीक है, और मैं क्या मान रहा हूँ यार, रेफरेंस हमें मानना ही होता है हर चीज के लिए, तो ये साइंटिस्ट लोगों ने मान रखा है। एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है जीरो। एज्यूमिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस
इंफिनिटी इज जीरो। और अगर तुम्हें फॉर्मूले से समझना है, फॉर्मूले से समझ लो। पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर। मैं बोल रहा हूँ आर है इन्फानाइट, किसी भी चीज के अपॉन में इन्फानाइट आ जाए वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, जीरो। जब पोटेंशियल ही नहीं होगा इन्फानाइट पे, काहे बात की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखना, इमेजिन करते हैं हम लोग, हमारे पास इनफाइनाइट पे बहुत सारे चार्जेस हैं। कितने, इनफाइनाइट चार्ज। हम गए इनफाइनाइट पे, यहाँ पे कहीं पे इनफाइनाइट है, और मेरे पास यार बहुत सारे चार्जेस रखे हैं यहाँ पे, और एक एक करके मैं उनको उठा करके लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, उठा के लाना कहाँ पे है, किसी भी रैंडम पॉइंट पे। मान लिया मेरे पास एक Q1 चार्ज है यहाँ पे, Q1 Q2 Q3 ये सब चार्जेस रखे थे यहाँ पे। तो मैं गया, Q1 को उठाया, ला करके यहाँ रख दिया। फिर मैं वापस गया, फिर Q2 को उठाया, यहाँ रख दिया। फिर मैं वापस गया, Q3 को उठाया, फिर यहाँ रख दिया। तो चार्जेस को उठाकर लाने में कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा, बस उसी वर्क डन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब वर्क डन वहीं पे करना पड़ता है जहां पे कोई चीज हमें रेजिस्ट कर रही हो, कोई चीज हमें रोक रही हो। बात को समझो जरा ध्यान से, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, ये है अर्थ, नीचे लग रही है ग्रेविटी, एक बॉक्स रखा था यहाँ पे, यहाँ एक बॉक्स है। मैं तुमसे पूछूं, मैं तुमसे बोलूं कि इस बॉक्स को ना ऊपर उठाओ, क्या तुम्हें मेहनत लगेगी? बोलोगे बिल्कुल मेहनत लगेगी। मेरा आंसर क्या होगा, मेहनत क्यों लगेगी? मैं बोलूंगा तुम्हें मेहनत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि तुम्हें यहाँ रेजिस्ट करने के लिए कोई चीज थी। कौन है यहाँ पे रेजिस्ट करने के लिए, कौन रोकना चाह रहा है तुम्हें? तुम चाहते हो कि बॉक्स ऊपर चला जाए, जबकि ग्रेविटी चाहती है कि नीचे आए। है ना, रोकने के लिए ग्रेविटी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वहीं पे अगर मैं तुमसे बोलूं इस बॉक्स को पकड़ो और इसको नीचे रखना है, क्या तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, इसको पकड़ो छोड़ दो, ऑटोमेटिक खुद गिर जाएगा नीचे। हमें थोड़ी ना कुछ मेहनत करनी पड़ रही है। वर्क डन हमें वहीं पे करना पड़ेगा जहां कोई चीज हमें रोकने के लिए प्रेजेंट। इतनी बात समझ आई? चलो, इतनी बात समझ आई तो इसको देखते हैं, सुनते चलना ध्यान से। मैं इन्फानाइट पे गया और इन्फानाइट से एक चार्ज को लेकर के आया और लाकर रख दिया मैंने इस पॉइंट पे। तो इन्फानाइट से इस पॉइंट पर लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जीरो। तुम बोलोगे कैसी बात कर रहे हो सर? मैं बोलूंगा अभी तो समझाया यार तुम लोग को, क्या इस चार्ज को रोकने के लिए कुछ प्रेजेंट था इसके आसपास? कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। तो हम इन्फानाइट पे जाएंगे, मीडियम ये वैक्यूम से होते होते आते आते हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। इस पॉइंट पे रैंडम कहीं पे दुनिया में कोई पॉइंट है किसी यूनिवर्स में, इन्फानाइट से इस पॉइंट पे हमने रख दिया चार्ज को। रोकने के लिए कोई था नहीं उसको, हमने बोल दिया कि भाई इसको लाने के लिए हमें कोई वर्क डन की जरूरत नहीं, हमारा वर्क डन कितना है, जीरो। ठीक है, अब फिर से हम लोग इन्फानाइट पे गए, एक चार्ज था Q2 उसको उठा करके लाए और यहाँ रख दिया। चार्ज Q2 को उठा कर लाए और हमने यहाँ रख दिया। तो मुझे बताओ क्या Q2 को लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा? तुम बोलोगे बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों? सोचो सोचो क्यों करना पड़ेगा इस Q2 को लाने के लिए वर्क डन? क्योंकि इसको रोकने के लिए प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, Q1। Q1 क्या चाहेगा, ये जो Q2 चार्ज है रिपेल हो जाए, कि मैं चाहता हूँ कि ये नीचे आए। बात समझ आ रही है? मैं तो इसको इन्फानाइट से यहाँ लाना चाहता हूँ, जबकि ये जो प्लस का Q1 है इस Q2 को नहीं आने देगा, रिपेल करेगा। तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा कि मुझे रेजिस्ट करने के लिए Q1 का जो चार्जेस है पहले से ही प्रेजेंट। ठीक है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, भी ऊपर ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोगों ने, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, W वर्क डन वो तो हमें निकालना है, और क्यू नॉट मतलब क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट का मतलब टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब एक तरीके से ऐसे भी बोल दो, ऐसा चार्ज जिसको तुम बाहर से लेकर के आ रहे हो। बाहर से किस चार्ज को लाए हो तुम लोग, Q2 को। ठीक है, तो क्यू नॉट की जगह पे लिख दो मैं Q2। पोटेंशियल, पोटेंशियल किस चार्ज ने लगाया, पोटेंशियल हमेशा लगाता है सोर्स चार्ज, और सोर्स चार्ज का मतलब वो चार्ज जो पहले से रखा हो। पहले से कौन रखा है, Q1। ये तो पता है ना यार सबको, बेसिक सी चीज एकदम। सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज जो हम बाहर से लाए टेस्टिंग करने के लिए, सोर्स चार्ज जो पहले से प्रेजेंट है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप हो या जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो। तो जिसकी वजह से कुछ भी हो रहा हो, पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कुछ भी हो, उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। और जो हम बाहर से लेकर के आए टेस्टिंग करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। ठीक है, चलो ये तो हमें समझ आ गया। पोटेंशियल तो Q1 की वजह से लगा, या फोर्स Q1 की वजह से लगा, इस पर लगा Q2 पर। तो ये हमारा टेस्ट चार्ज, ये हमारा सोर्स चार्ज, ये हमने लिख दिया। और ये आ चुका हमारा W वर्क डन सेकंड।
तो W2 जो होगा वो कितना होगा, V1 इंटू Q2। क्या V1 का फॉर्मूला याद है तुम्हें? बिल्कुल याद है। कितना? 1/4πε0 चार्ज अपॉन में डिस्टेंस। तो अगर V1 है, चार्ज किसका लोगे? Q1 का। डिस्टेंस देख लेते हैं इनके बीच की कितना है। मान लेते हैं डिस्टेंस इनके बीच की 1 2। ये आ चुका हमारा सेकंड वर्क डन। फिर से हम लोग गए इन्फानाइट पे, हमें चैन नहीं बिल्कुल, हम तो इन्फानाइट पे जाएंगे बार बार। हम फिर से गए इन्फानाइट पे, और एक तीसरा चार्ज था, की बार उसको उठा करके लाए। तीसरा चार्ज को उठा करके लाए, तो हमने रख दिया यहाँ पर। तो क्या इस थर्ड चार्ज को लाने के लिए हमें और ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, या कम एफर्ट की जरूरत है, या बिल्कुल एफर्ट की जरूरत ही नहीं? ठीक है, ये दोनों अभी तक यहीं पर है। और इन्फानाइट पे गए, Q3 को उठा कर लाए, और इस पॉइंट पे हमने रख दिया। जल्दी से सोचो और बताओ कि Q3 को लाने के लिए क्या और ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, और कम एफर्ट की जरूरत है, या जीरो एफर्ट की जरूरत है? तुम्हारा आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सबने एकदम बढ़िया सोचा, मैंने सबकी सोच पढ़ ली। देखो, Q3 को लाने के लिए हमें और ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। क्यों? Q3 को रोकने के लिए कौन है? Q1 भी रोकेगा इसको, Q2 भी रोकेगा, दोनों रिपेल करेंगे इसको। इसको लाने के लिए हमें और वर्क डन की जरूरत पड़ेगी। एक तो मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, एक मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो W3 वर्क डन थर्ड कितना होगा? ये होगा 1 अपॉन में, कैसे बोल दो, देखो W3 कितना होगा, सुनो ध्यान से। इसको लाने के लिए इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो पहले मैं इतना वर्क डन निकालू। कैसे लिखोगे तुम लोग? पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, यही था ना फॉर्मूला वर्क डन का, पोटेंशियल इनटू चार्ज। चार्ज कौन सा? टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल किसका? सोर्स चार्ज। अब जरा मुझे यहाँ पे बताओ, मैं Q3 को बाहर से लाया, और इसकी वजह से मैं चेक कर रहा हूँ वर्क डन। उसमें से सोर्स चार्ज कौन? Q1। टेस्ट चार्ज कौन? Q3। ठीक है, मैं इसको लिख दूं V1 इंटू Q3। चलो, इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग। प्लस अभी Q3 पर एक और वर्क डन लगा, किसने लगाया? Q2 ने। की बार सोर्स चार्ज कौन? Q2। टेस्ट चार्ज कौन? Q3। पोटेंशियल किसका लोगे? Q2 का। और चार्ज कौन सा है? एक। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। न्यूमेरिकल्स में काफी ज्यादा काम आएगा इस कॉन्सेप्ट का। डेरिवेशन में हालांकि इतना रोल आएगा नहीं इसका, बट फिर भी मैंने तुम्हें समझा दिया, इससे तुम्हें न्यूमेरिकल में काफी ज्यादा हेल्प होगी। कुछ नहीं किया, ये पोटेंशियल का सिर्फ फॉर्मूला पुट किया है, 1/4πε0 Q अपॉन में डिस्टेंस। डिस्टेंस को खास ध्यान से लिखना, किस किस के बीच के डिस्टेंस। तो जो भी चार्जेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस। चार्ज कौन सा है? 1 3, इनके बीच की डिस्टेंस। चार्ज कौन सा है? 2 3, इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, आ चुके तीनों वर्क डन। जब मैं पहले चार्ज को लाया, वर्क डन था 0। जब मैं दूसरे चार्ज को लाया, वर्क डन था ये। जब मैं तीसरे चार्ज को लाया, वर्क डन था ये। तो अगर मैं टोटल वर्क डन कर दूं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डिनोट किया जाता है इसको U से। बस इन सब का कर दो एडिशन, इसी को बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। W1 तो 0 था, W2 को लिख दो कितना था? W2 था, अरे एक चार्ज छूट गया हमारा यहाँ पे, सॉरी। ये Q1 मैं बाय मिस्टेक लिखना भूल गया। Q1 Q2 बाई R1 R12 1/4πε0। ये तो हर टर्म में है, क्यों ना इसको कॉमन ले लिया जाए। बाकी जो बचा लिख दो, Q1 Q3 बचा, अपॉन में R13। इधर से Q2 Q3 बचा, अपॉन में R23। बस ये बन चुका तुम्हारा एक फॉर्मूला फ्री चार्जेस के लिए। ठीक है, इमेजिन अगर तुम फोर्थ चार्ज भी लेकर के आओ, अगर तुम फोर्थ चार्ज भी लेकर के आओ, तो तुम लोगों का सबका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब वो फोर छोड़ो, तो 4 करोड़ चार्ज भी हमसे मंगा ले, हम लेकर के आ जाएंगे। मतलब फोर्थ चार्ज को भी अगर वो बोले कि भाई फोर्थ चार्ज लाओ, यहाँ पे रख दो, अब बताओ वर्कडन कितना लगेगा? तुम बोलोगे वर्कडन इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा। W4 में जो होंगे वो 4 टर्म होंगे, Q1 इंटू Q4 प्लस Q3 इंटू Q4 प्लस Q2 इंटू Q4। ये तीनों टर्म होंगी वर्क डन 4 में। ठीक है, फिलहाल 4 चार्जेस का पूछा नहीं जाता बोर्ड में, स्टिल मैंने तुम्हें बता दिया, बाई चांस आ जाए। ये डेरिवेशन भी क्लियर हुआ? हाँ जी, बढ़िया से क्लियर हुआ। ये बात है यार, बढ़िया बढ़िया से सारे क्लियर करे जा रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 चार्जेस। तुम बोलोगे जैसे 3 चार्ज के लिए निकाली, उसमें से थर्ड चार्ज को हटा दो। अगर तुमसे पूछा जाए, भाई ये तो सिंपल लॉजिक है ना एकदम,
ये तो कोई भी बंदा कर देगा। अगर तुमसे बोला जाए सिर्फ दो चार्ज के लिए निकालो, तो तुम क्या करोगे? W1 निकालोगे, W2 निकालोगे, W1 W2 को ऐड करो, बस यही आंसर है। बट इतना शरीफ थोड़ी है बोर्ड वाला। उसने क्या कंडीशन लगाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के लिए निकालो, ठीक है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये क्या उसने दे दिया, कॉपी करना है और उसको इतना बड़ा लिखना पड़ेगा फिर से। फिर उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, वीडियो को आगे निकाल देता तो स्क्रीन पे भी नहीं आ रहा, इतनी लंबी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी डिटेक्ट नहीं कर रहा भाई, ये रेक्टेंगल है इतना बड़ा। चलो देखो, आ, मैंने क्या किया अब की बार, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया, मतलब काम तो मैं वही करूंगा, इन्फानाइट पे जाऊंगा, चार्ज को उठा कर लाऊंगा, फिर से इन्फानाइट पे जाऊंगा, फिर चार्ज को उठा कर लाऊंगा। लेकिन अब की बार पहले से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, तो ध्यान से सुनते चलना। वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज, लैंग्वेज वगैरह यार खुद से लिख देना। वर्क डन इन ब्रिंगिंग, मैं नोट्स को कमेंट में पिन कर दूंगा, पहले इनको समझ लो डेरिवेशंस वगैरह को, तुम्हें नोट्स भी मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट्स में कुछ दिन बाद तुम्हें मिल जाएंगे। वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज एट ए पॉइंट पी, क्या माने पॉइंट को, एट पॉइंट पी मान लेते हैं, चलो ठीक है। ये कोई पॉइंट पी है, तो मैं गया इन्फानाइट पे, इन्फानाइट पे मैं गया, Q1 चार्ज को उठा रहा है और उठा करके मैंने उसको यहाँ रख दिया। तो क्या इन्फानाइट से इस पॉइंट पर लाने के लिए कुछ वर्क डन की जरूरत है? बिल्कुल है। ये तुमने तो पहले बताया था नहीं है, जब हमने अभी ऊपर पढ़ा जस्ट, पहले चार्ज को लाने के लिए कोई वर्क डन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे उसको कोई रोकने वाला प्रेजेंट नहीं। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड है रोकने के लिए प्रेजेंट, तो पहले वर्क डन की भी जरूरत हमें पड़ेगी। क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड उसने क्यों दे रखा है? क्योंकि हमें अभी भी वर्क डन की जरूरत है। पूछा जाए कितना वर्क डन लगेगा, तुम बोलोगे वर्क डन का फॉर्मूला तो बस हमने एक ही पढ़ा है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज कौन है? जो बाहर से लेकर के आए। बाहर से किसको लेकर के आए? Q1 को। ये तो टेस्ट चार्ज हो गया। अब ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कहाँ से आया? ये वोल्टेज कहीं से नहीं आया, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट था, उसकी वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, उसकी वजह से हमें वर्क डन करना पड़ा। यानी कि अगर मैं इस वोल्टेज को ऐसे लिखूं, इस पोटेंशियल को मैं ऐसे लिखूं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? चलो एक काम करो, इसको पोटेंशियल को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, हम पोजीशन डाल देंगे इस पे। ये W1 हो चुका, एक सेकंड बस, मैं इसकी मार्किंग वगैरह ठीक कर दूं सब। ये W1 हो चुका, और इसको ऐसे लिखना पोटेंशियल। बहुत ध्यान से सुनना, ये बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो फॉर्मूला क्या है हमारा वर्क डन का? पोटेंशियल इनटू चार्ज, सिंपल फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो चार्ज था वो तो मैंने लिख दिया Q1, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल था वो मैं कैसे लिखूं? उसको लिखने के दो तरीके, या तो लिखो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, या फिर ऐसे लिख दो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, या फिर ऐसे लिखो पोटेंशियल एट R1, ब्रैकेट में करके R1। ये R1 क्या चीज है? R1 है इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर, यानी इस पॉइंट की पोजीशन क्या है ओरिजिन से, जहां पर भी ओरिजिन हो उसके हिसाब से इस पॉइंट की पोजीशन क्या है। मान लिया ओरिजिन यहाँ पर है, तो इस ओरिजिन के हिसाब से इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, या पोजीशन वेक्टर क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग R1। पर एनसीईआरटी में, बोर्ड में, एग्जाम में तुम्हें हर जगह ये R1 ही देखने को मिलेगा। गलती से भी कोई ये मत सोच लेना कि ये जो R1 है ये पोटेंशियल के साथ मल्टीप्लाई में है। कई बच्चे इसको सोच लेते हैं ये लिखा है वोल्टेज या पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई R1 मल्टीप्लाई बाई Q1, भाई वो मल्टीप्लाई में नहीं है। फिर क्यों लिख रहे हो ब्रैकेट में? तुम ब्रैकेट में ये दिखाने के लिए लिख रहे हैं हमने जो पोटेंशियल लिया वो लिया R1 का। R1 क्या है? इस पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन से, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो R1 को नीचे लिख दो सब स्क्रिप्ट में, V ऑफ R1,
पोटेंशियल एट R1 इंटू Q1, ये आ चुका हमारा फर्स्ट वर्क। तो समझ आया सबको? ठीक है, तो छोटी छोटी गलती बताता चल रहा हूँ मैं साथ साथ में, जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में हो सकती है। बहरहाल हम लोग वर्क डन फर्स्ट फाइंड कर चुके और इसको इक्वेशन 1 बना के हम लोग छोड़ देते। अब जब तुम दूसरे चार्ज को लाओगे पॉइंट क्यू पर, एक दूसरा चार्ज है Q2, उसको लेकर के आए इन्फानाइट से और इनके बीच की डिस्टेंस है R। तो इस Q2 को लाने के लिए बहुत वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? इसको रोकने के लिए दो दो लोग प्रेजेंट है। दो कैसे? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ही था, दूसरा ये चार्ज भी तो प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो हम लोग जान गए, W2 अगर मुझे निकालना हो, W2 अगर निकालना हो तो पोटेंशियल फाइंड करूंगा R2 का इंटू Q2 प्लस ये जो वर्क डन है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है ना। इस चार्ज को लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें कितना वर्क डन कराना पड़ा वो हम निकाल चुके, तो हमें इसके अगेंस्ट भी तो वर्क डन कराना पड़ रहा है, वो भी तो फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे? सिंपल, Q2 इंटू V1, यही क्या ना पीछे, दो चार्जेस होते हैं तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन में डिस्टेंस। ऊपर यार यही तो किया, दोनों चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन अपॉन में डिस्टेंस, मल्टीप्लीकेशन डिस्टेंस, मल्टीप्लीकेशन डिस्टेंस। तो अगर एनर्जी निकालनी हो चार्जेस के बीच की, सिंपल ध्यान रखो, दोनों चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन करो अपॉन में उनके बीच की डिस्टेंस, और ये 1/4πε0, ये तो कहने की बात है नहीं, ये तो चलता ही रहेगा। आपको समझ आया ये वर्क डन 2 कैसे फाइंड किया हम लोगों ने? इसको बना देते हैं इक्वेशन 2। अब दोनों वर्क डन ऐड कर लो, तब आंसर हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W1 प्लस W2, और अब की बार W1 जीरो नहीं है, यह आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एट R2 इंटू Q2 प्लस 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में। और ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बोर्ड में 2021-22-23 के आसपास कुछ ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। और पीवाईक्यू सीरीज जो मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पर, चैनल पर जाकर देख लेना, पीवाईक्यू सीरीज में भी तुम्हें मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, चेक कर सकते हो, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की मैं करा चुका, चैप्टर 2 का भी एक दो सेशन बचे हैं। फिलहाल अपने वापस से डेरिवेशन पे आ जाते हैं। हमारा ये डेरिवेशन भी ओवर हो चुका। कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो देखो हम कितने कर चुके, ये भी हो चुका, ये हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। लास्ट बचा है पोटेंशियल टॉपिक से, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखा जाए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी, उसको देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअल में रोटेटिंग डाइपोल होना चाहिए, बट रोटेटिंग चीज ऑब्वियस है यहाँ पे। डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो रोटेट तो वो करेगा ही, अगर वो कुछ एंगल पे रखा है। चलो, इसका डेरिवेशन तुमने चैप्टर 1 में किया होगा, हालांकि अभी मैंने चैप्टर 1 के डेरिवेशन नहीं कराए, बट तुम लोगों ने हाफियरली वगैरह में कहीं ना कहीं जरूर किया होगा ये। इस तरीके से डाइपोल रखा होता था, आ रहा है याद? इनके बीच के डिस्टेंस होते थे 2a, इस एंगल को कंसीडर करते थे हम लोग थीटा। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में जल्दी से करा देता हूँ। यहाँ पे ना हम लोग टॉर्क निकालते थे। देखो मैं एकदम डिटेल में सारी बातें शॉर्ट में थोड़ा फास्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सब लोग पढ़ चुके होंगे चैप्टर 1 का, कहीं ना कहीं ये तो बच्चे बच्चे को पता होती है इस डेरिवेशन के बारे में, छोटा सा है। सुनो, मैं फिर भी बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम पॉजिटिव चार्ज को रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा उतनी ही डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम नेगेटिव चार्ज को रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा उतने से अपोजिट डायरेक्शन। क्या वैल्यू होगी इस फोर्स की? Q इंटू ई। क्या वैल्यू होगी इस फोर्स की? Q इंटू ई। क्या प्लस माइनस नहीं देखना हमें, बिल्कुल देखना है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम प्लस माइनस देखना चाहते हो फिर ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। चलो फिलहाल आगे फोर्स लगा क्यू ई, पीछे फोर्स लगा क्यू ई, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? क्यू ई माइनस क्यू, जीरो। फोर्स तो नहीं लगेगा इस पे, लेकिन इस पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्यों? ऐसे देखो, मेरे इस तरफ देखो फैन को, मैं इसको आगे धकेल रहा हूँ, इसको मैं पीछे धकेल रहा हूँ, इसको मैं ऐसे पीछे धकेल रहा हूँ, इसको मैं आगे धकेल रहा हूँ, तो यार ये तो ऐसे घूमने लग जाएगा ना। इसको आगे करो, पीछे करो, ये तो ऐसे घूमने लग जाएगा फैन ऐसे।
ऑब्वियस सी बात है घूमेगा वो। बात जहाँ पे घूमने की है, टॉर्क लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी तो ऐसे ही हो रहा है, इस पे आगे फोर्स लग रहा है, इस पे पीछे फोर्स लग रहा है, तो जो डाइपोल है ये हमारा घूमने लग जाएगा। बात अगर घूमने की है, वहां पे क्या लगेगा फिर? टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। फोर्स कितना लगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। तुम बोलोगे फोर्स लगा जीरो, नहीं जीरो लगा। फोर्स के फॉर्मूले में फोर्स जो लिखा जाता है वो होता है आइदर फोर्स। आइदर मतलब कोई सा भी एक उठा करके लिख दो, दोनों सेम है। ऊपर वाला भी क्यू ई, नीचे वाला भी क्यू ई, तो यहाँ लिखा जाता है आइदर फोर्स क्यू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फोर्सेस के बीच की? चेक कर लो। एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये। तो ये तो साइन थीटा से आ जाएगी। इस ट्राइंगल में जरा साइन थीटा अप्लाई करो। तो साइन थीटा, इसको मैं एक्स मान लो डिस्टेंस को, साइन थीटा अप्लाई करो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तुम्हें कितना मिला? 2a साइन, ठीक है। ऊपर कर देता हूँ, शायद इस जगह पे मैं दिख रहा हूँ तुम्हें। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना मिल चुका? 2a साइन थीटा। पुट कर दें यहाँ पे, बिल्कुल पुट कर दो। अब ये q इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए इसको क्या बोलते हो? डाइपोल मोमेंट। बहुत बढ़िया। तो अगर ये डाइपोल मोमेंट है तो क्यों ना इसको p लिखा जाए, बिल्कुल लिख दो। ये हो चुका पी ई साइन थीटा। ये तो आपने टॉर्क निकाल दिया। हमें तो वर्क डन चाहिए था, वर्क डन मतलब एनर्जी। हमें तो एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी मतलब वर्क डन, वर्क डन मतलब एनर्जी, ठीक है। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, चेक कर लेते हैं क्या करना पड़ेगा। हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तुम बोलोगे वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ना तो ये इस पे कोई फोर्स लग रहा, ना इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा, ना तो ये आगे पीछे चल रहा डाइपोल, ना ही इस पे कोई नेट फोर्स लग रहा। फिर वर्क डन कैसे निकालें? इसका जो वर्क डन है वो लगेगा रोटेट करने के लिए। इसका ट्रांसलेशनल वर्क डन होगा जीरो। ट्रांसलेशनल वर्क डन का मतलब इस डाइपोल को आगे या पीछे चलाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो चल तो ले रहा है भाई, घूम रहा है ना, नहीं एक जगह रुक करके, तो रुका हुआ है तो बोलूंगा ट्रांसलेशनल वर्क डन तो जीरो है। लेकिन यार घूम रहा है गोल गोल, घूमने के लिए वर्क डन की जरूरत पड़ेगी। तो रोटेशनल वर्क डन कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं टॉर्क इनटू डी थीटा। फोर्स की जगह लिखो टॉर्क, एक्स की जगह लिखो थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे हम लोग। वर्क डन इक्वल्स टू टॉर्क इनटू डी थीटा। इसी लैंग्वेज लिख देता हूँ यहाँ पे। स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल बाय एन एंगल डी थीटा। कितना वर्क डन चाहिए होगा हमें? टॉर्क इनटू डी थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला पी ई साइन थीटा। टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे? दोनों तरफ क्या करोगे? इंटीग्रेशन। बहुत अच्छे। टू फाइंड टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा वन टू थीटा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। इंटीग्रेशन करा दें इसका, बिल्कुल कराओ। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। वहां से कहां तक इंटीग्रेशन कराना है? थीटा वन से थीटा टू। क्या पीई कांस्टेंट है? बिल्कुल है। बाहर लिख दो, बिल्कुल लिख दो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन जिसको नहीं याद वो अब याद कर लेना, ठीक है। ये डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू हो जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन याद है किसी को? सोचो जरा मन में। तुम्हारा मन पढ़ के फिर बताऊंगा तुमने सही सोचा कि गलत। तो तुमने सही सोचा, ठीक है। बाकी जिसने जो सोच ही नहीं पाया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा वन से थीटा। मैं तुम्हें साइड में छोटे से इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखा देता हूँ, ये साइन कॉस के। चलो, अगर तुमसे साइन का डिफरेंशिएशन पूछा जाए वो होता है कॉस। तुमसे कॉस का डिफरेंशिएशन पूछा जाए वो होता है माइनस का साइन।
इसका उल्टा कर दो, सुनो ध्यान से, साइन का डिफरेंशिएशन है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन है माइनस का साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस। बात समझ आई? ये चारों ध्यान रखना, अगर नहीं याद तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस। लिमिट्स को पुट कर दें, बिल्कुल पुट करो। थीटा की जगह पे क्या लिखें, थीटा टू अपर लिमिट माइनस की बार थीटा की जगह पे क्या लिखें, लोअर लिमिट थीटा वन। ऐसे ही लगाते हो ना लिमिट्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos थीटा वन, फिर ये माइनस का cos थीटा टू ऐसे ही रहेगा। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं बता दूं तुम्हें, हमें एक एंगल कई बार नहीं गिवन होता, थीटा वन को बाय डिफॉल्ट हम कितना मान करके चलेंगे, 90। ठीक है, थीटा वन 90 होते ही cos 90 कितना हो जाएगा, जीरो, cos 90 जीरो, आंसर क्या बचेगा, माइनस का पीई cos थीटा टू। इफ थीटा वन इक्वल्स टू 90, ये बाय डिफॉल्ट होता है, अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन। ठीक है, तो एनर्जी जो होगी, एनर्जी मतलब वर्क डन, तो हम एनर्जी निकाल रहे हैं, मैं यू के टर्म्स में लिख रहा हूँ उसको, cos 90 जीरो, पीई cos थीटा, थीटा टू क्यों नहीं लिखा यार, वन टू हमने इसलिए लिखा था क्योंकि हमारे सेम फॉर्मूले में दो थीटा आ गए, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने लिखा वन और टू। ठीक है, उनको अलग अलग समझने के लिए कि भाई ये थीटा वन है थीटा टू है, क्या मुझे यहाँ थीटा वन या टू लिखने की जरूरत है, नहीं, वहां तो खुद इकलौता एक ही तो एंगल है थीटा टू, बस बाय डिफॉल्ट थीटा टू थीटा ही है। ठीक है, क्योंकि एक एंगल तो गायब ही हो गया। तो एक्चुअल में अगर तुमसे डेरिवेशन पूछा जाए, तुम यहाँ पर ला करके छोड़ दोगे, न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने बता दिया, न्यूमेरिकल्स के लिए तुम इसको यूज कर सकते हो फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इसी के साथ पोटेंशियल के हमारे जो सारे डेरिवेशंस हैं वो क्लियर हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आए होंगे, समझ आए हैं वो भी कमेंट्स में बताना, समझ नहीं आए वो भी कमेंट्स में बताना। तो जैसा भी है, जो भी फील हुआ तुम्हें सेशन देख करके, एक बार कमेंट्स में जरूर लिख देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कैपेसिटेंस के सारे डेरिवेशंस करेंगे उसमें, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।